नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सोमनाथ मंदिर लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ, पीएम मोदी ने की पूजा अर्चना। पीएम मोदी की मौजूदगी में हुआ भव्य कुंभाभिषेक। कार्यक्रम को संबोधित कर सख्त अंदाज में बोले, कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती। पीएम मोदी ने की जनता से बड़ी अपील, सोना विदेश यात्रा अभी टाले, पेट्रोल बचाए, वर्क फ्रॉम होम का भी किया जिक्र। पीएम की अपील को राहुल गांधी ने बताया नाकाफी। पहले ही कैबिनेट मीटिंग में एक्शन में दिखे बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी। आयुष्मान भारत योजना अब बंगाल में भी लागू। 45 दिनों के भीतर बीएसएफ को दी जाएगी जमीन। ममता बनर्जी के कई बड़े फैसले पलटे। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ की हत्या के मामले में बड़ा एक्शन। बिहार के बक्सर और यूपी से पकड़े गए 3 आरोपी। तीनों आरोपियों को 13 दिन की कस्टडी। केरल में कांग्रेस की बड़ी मुश्किलें, सीएम की कुर्सी को लेकर खींचतान। कार्यकर्ता सतीशन के साथ तो राहुल गांधी वेणुगोपाल के पक्ष में। सीएम को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात सोमनाथ की 75वीं वर्षगांठ की। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम भगवान सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर सोमनाथ अमृत महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस गौरवशाली उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष रूप से शिरकत की। प्रधानमंत्री मोदी सुबह सोमनाथ में भव्य रोड शो करने के बाद मंदिर पहुंचे। मंदिर में प्रधानमंत्री ने जलाभिषेक, महापूजा और ध्वज पूजा समेत विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लिया। इसके बाद कुंभा अभिषेक किया गया। कुंभा अभिषेक हर 12 साल में एक बार किया जाता है। 11 तीर्थ स्थलों से लाए गए पवित्र जल से मंदिर के शिखर का अभिषेक किया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच विशेष कुंभ को शिखर तक पहुंचाया गया और केवल 3 मिनट में पूरे मंदिर पर पवित्र जल का अभिषेक हुआ। ये दृश्य केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि हजारों वर्ष पुरानी वैदिक परंपरा और आधुनिक भारत के अद्भुत संगम का प्रतीक भी था। इस खास कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी ने सनातन का संदेश भी दिया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जिस मंदिर को इतिहास में कई बार नष्ट करने का प्रयास किया गया, वो आज अपनी पूरी भव्यता के साथ नई पीढ़ी को प्रेरित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती और ना ही किसी दबाव में ला सकती है। सर, आज का कार्यक्रम कितना खास रहा और क्या संदेश पूरी दुनिया को गया? देखिए, पूरी दुनिया को यही संदेश गया कि भारत की जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, हमारा जो हिंदुत्व है, उसकी रेजिलियंस कैपेसिटी कि बार बार हमें बर्बाद करने की कोशिश की गई, लूटा गया, एक्सप्लॉइट किया गया, तबाह किया गया, लेकिन फिर हम वापस जीवित हो जाते हैं। यही सोमनाथ का संदेश है। लेकिन क्या भव्यता आज दिखी। प्रधानमंत्री मोदी को देखकर आज से 2014 से पहले कभी कोई देश में सोच सकता था कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस तरीके का अनुष्ठान करने की हिम्मत भी कर सकता है? करना तो छोड़ दीजिए, सवाल खड़े हो जाते। हिंदुस्तान का वो फर्जी ओपीएम जिसको सेकुलरिज्म कहा जाता है, वो खतरे में आ जाता, संविधान खतरे में आ जाता। पता नहीं क्यों। हालांकि बंगाल के रिजल्ट के बाद अब सारे लोग मंदिर मंदिर जाएंगे, है ना। लेकिन समस्या क्या है, प्रधानमंत्री मोदी जब ये सब करते हैं तो शोभा भी देता है। लोगों को ये नहीं लगता कि किसी राजनीतिक कारण की वजह से वो करते हैं। वो भोलेनाथ के इतने बड़े भक्त हैं, लोगों को लगता है कि नहीं, सच में सारी चीजें हो रही। राहुल गांधी भी जाते हैं मंदिर। अभी गुजरात का चुनाव आएगा, वो भी जाएंगे मंदिर मंदिर, द्वारे द्वारे, इधर उधर सारा। लेकिन दूसरे नेता जब ये काम करते हैं तो बड़ा नकली लगता है। प्रधानमंत्री मोदी करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो राजनीति नहीं, भारत में हिंदुत्व को
स्थापित करने के लिए ये सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल, तो पीएम मोदी ने बताई कि सनातन की ताकत क्या है। साथ ही पीएम मोदी ने देशवासियों से कुछ अपील भी की है। दरअसल पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष, तेल सप्लाई को लेकर अनिश्चितता और वैश्विक बाजार में उथल पुथल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कुछ अहम अपीलें की हैं। पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील के जरिए साफ किया है कि आने वाली खराब स्थिति के लिए अभी से तैयार होना होगा। पीएम मोदी ने लोगों से पेट्रोल डीजल बचाने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने, वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को दोबारा से शुरू करने, सोना न खरीदने, गैर जरूरी चीजों की खरीदारी और विदेश यात्राओं से बचने की अपील की है। असल में पीएम की अपीलों का मकसद केवल बचत करना नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक मजबूती और विदेशी मुद्रा भंडार को सेफ रखना बताया जा रहा है। पर इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। राहुल गांधी का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उपदेश नहीं, बल्कि ये नाकामी के सबूत है। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया है। सर, पीएम की इस अपील को विपक्षी पार्टियां अफवाह के रूप में क्यों पेश कर रही है? देखिए, राहुल गांधी को ना इकोनॉमी आती है ना राजनीति आती है। आपको इस विकट परिस्थिति में साथ में अपील करना था। आप वही गलती कर रहे हो जिस समय प्रधानमंत्री मोदी इस देश को कोरोना के संकट से निकाल रहे थे। तो यही राहुल गांधी, यही अखिलेश यादव मजाक उड़ाया करते थे कि थाली बजाने से होगा। ये जो वैक्सीन आया है, वैक्सीन नकली है, इसके ऊपर जो है अभी तक टेस्ट नहीं किया गया है, हम तो नहीं लगाएंगे, ये दोनों नेता कहते थे। हश्र क्या हुआ? यूपी में आप नेस्तो नाबूद हो गए, नेस्तो नाबूद हो गए। आप फिर वही गलती कर रहे हो। ये एक परिस्थिति पैदा हुई है, इसमें हिंदुस्तान का कोई रोल नहीं है। ये ईरान, इजराइल, अमेरिका, उसकी वजह से पूरी दुनिया में संकट है। अमेरिका के अंदर 30% जो है वो ईंधन के दाम बढ़ गए। पूरी दुनिया में क्राइसिस है। भारत को अभी तक इन्होंने बचा करके रखा। क्या हमारे डीजल के कीमतों में बिल्कुल डबल हो गया? क्या नहीं हुआ। अब दिक्कत क्या है कि क्या क्या वो तरीके हो सकते हैं। देखिए, ये युद्ध खत्म हो जाएगा, हॉर्मुज़ खुल जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जब तक ये प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम तो है, तो उससे निपटने का क्या तरीका हो सकता है? प्रधानमंत्री ने अपील की है, कोई फैसला नहीं लिया है। और अगर एक सप्ताह के बाद ये रिपोर्ट आ जाए कि वाकई सोना की खरीदारी में कमी आ गई है, ये कहां मुंह छिपाएंगे? दिक्कत क्या है राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे लीडर्स के लिए? ये थोड़ा जल्दी ही अपनी मैच्योरिटी का जो है प्रदर्शन कर देते हैं। थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी की अपील कितना ज़मीन पे लोग जो है उसको मानते हैं, नहीं मानते, उसके बाद आप कुछ कहिए तो बात समझ में आती है। लेकिन देश संकट से गुजर रहा है, ये तो एक सत्य है। पूरी दुनिया गुजर रही है इस तरह की चुनौतियों से। अब आपका रोल क्या होना चाहिए? कटाक्ष, मजाक, अफवाह फैलाने का, या फिर इस संकट के समय भारत के साथ कैसे खड़ा हो, वो आपका दायित्व बनता है। बिल्कुल, चलिए बढ़ते हैं आगे और बात बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के बड़े एक्शन की। पश्चिम बंगाल में पहली बार बनी बीजेपी सरकार ने सत्ता में संभालते ही बड़े फैसलों की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिन्हें तत्काल प्रभाव से लागू करने का ऐलान भी किया गया है। ममता सरकार के कई फैसलों को पलट दिया गया। शुभेंदु सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को पूरे राज्य में लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही 45 दिनों के भीतर बीएसएफ को बॉर्डर की बाड़बंदी के लिए जमीन देने के निर्देश दिया गया। सरकारी नौकरियों में आवेदन के लिए उम्र की सीमा भी 5 साल की बढ़ोतरी तक कर दी गई। साथ ही बंगाल में जनगणना शुरू करने पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। बाकी सभी सेंट्रल स्कीम जैसे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वगैरह को भी बंगाल में लागू किया जाएगा। सर, आज पहली कैबिनेट की मीटिंग, बहुत सारे फैसले लिए गए, जबरदस्त एक्शन में दिख रहे हैं शुभेंदु। देखिए, तो एक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए जिस तरह का वर्डिक्ट आपको दिया गया है, बंगाल की जनता ने जिस तरह का समर्थन दिया है, तो आपको वादे तो पूरे करने ही होंगे। और प्रायोरिटी बहुत ही क्लियर है। टीएमसी का जो कुशासन था और उसके जो केंद्र बिंदु थे,
चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, चाहे वो टोलाबाजी हो, सिंडिकेट हो, जिस तरह का डर खौफ का माहौल था, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर पुलिस सिस्टम पूरी तरीके से चौपट हो गया था, उसको रिस्टोर करना ये पहली प्रायोरिटी है। दूसरी प्रायोरिटी कि जो कुछ भी सेंट्रल योजनाएं जो ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के नाम से जो चिढ़ती थी, तो बहुत सारी योजनाएं लागू नहीं हुई, और जो लागू हुई उसका नाम बदला गया, उसमें भ्रष्टाचार हुआ, तो उसका भी हिसाब किताब लेना है। बड़ी बात यह है कि महिलाओं के लिए जो महिलाओं ने इतना समर्थन दिया, वो 3,000 रुपये महिलाओं को मिलेगा। इसके लिए आज ही स्टडी शुरू हो गई है कि कितना खर्च आएगा, कितने पैसे लगेंगे। ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है अभी कैबिनेट एक्सपेंशन होना बाकी है, तब ये समझ में आएगा कि नई सरकार के कैबिनेट का प्रारूप क्या होगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी पहले दिन से ही काम पे लग गए हैं और ये अच्छी बात है। बिल्कुल, तो जबरदस्त एक्शन में है शुभेंदु अधिकारी। साथ ही शुभेंदु अधिकारी के पिए रहे चंद्रनाथ रथ की हत्या के 5 दिन बाद पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स को देर रात बड़ी सफलता मिली है। ताबड़तोड़ रेड के बाद मामले में 3 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी मयंक राज मिश्रा और विकी मौर्य को बिहार के बक्सर से हिरासत में लिया गया। वहीं मुख्य शार्प शूटर राज सिंह को उत्तर प्रदेश के बलिया से ट्रेस कर अयोध्या में पकड़ा गया। गिरफ्तार कर आज तीनों आरोपियों को कोलकाता के बारासात कोर्ट में पेश किया गया। गिरफ्तार तीनों आरोपियों को अदालत ने 13 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 24 मई को होगी। सर, 3 बड़ी गिरफ्तारी हुई है, क्या जांच की आंच अभिषेक बनर्जी तक पहुंचेगी? देखिए, जब ये तय हो रहा है, दिख रहा है कि जांच यूपी बिहार पहुंच रहा है, तो रथ साहब से इन लोगों की तो कोई पर्सनल एनिमिटी है नहीं। इन लोगों के ऊपर ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं। दे वर हायर्ड, ये लोग हार्ड शार्प शूटर है, सुपारी दी गई। सवाल यह है किसने सुपारी दी। इसका मतलब तो बिल्कुल साफ है कि भाई कोई इनको रास्ते से हटाना चाह रहा था। तो वो लोग कौन है जो उसे रास्ते से हटाना चाह रहे थे? तो यही एक सबसे बड़ा सवाल है। और इस तरह के गैंग्स ऑपरेट कर रहे थे पश्चिम बंगाल के अंदर। इसके लिए तो टीएमसी सरकार, वहाँ जो गैंग को चलाने वाले लोगों के द्वारा, और जो वहाँ जिस तरीके से अर्जुन सिंह ने कहा कि ये काम अभिषेक बनर्जी का है, तो वो तो तार अब जुड़ता दिख रहा है। भाई रथ साहब को किससे क्या दुश्मनी होगी? ममता बनर्जी को उन्होंने 2-2 बार हरवा दिया, नंदीग्राम में और भवानीपुर में। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी क्या? या फिर कुछ सेंसिटिव जानकारियां उनके पास थी कि टीएमसी के किस तरीके से सिंडिकेट पूरे राज्य में फैले हुए हैं और उसके पीछे कौन लोग हैं, वो खुलासा ना हो जाए कहीं, उसकी वजह से तो इनकी हत्या नहीं हुई। कई सारे सवाल हैं, लेकिन एक बात तो तय है, ये मामला पॉलिटिकल है, किलिंग पॉलिटिकल है, और इसलिए इस हत्याकांड के पीछे किसी बड़े पॉलिटिकल व्यक्ति का हाथ हो। बिल्कुल। अब बात आज की आखिरी खबर की। केरल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 1 सप्ताह हो चुका है, लेकिन पार्टी मुख्यमंत्री पद के लिए किसी भी नेता का नाम तय नहीं कर पाई है। लगातार हो रही देरी के बीच कांग्रेस आलाकमान ने राज्य के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क भी तेज कर दिया है। कांग्रेस नेतृत्व ने पूर्व प्रदेश अध्यक्षों समेत कई बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया है, जिससे अगले मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति बन सके। हालांकि मीटिंग तो रोज हो रही है, पर फैसला सीएम को लेकर अभी तक नहीं हो पाया है। केरल में कांग्रेस कार्यकर्ता खुलकर वीडी सतीशन के समर्थन में उतर आए हैं। राज्य के कई हिस्सों में रैलियां और प्रदर्शन भी हो रही है। समर्थकों का कहना है कि वाम मोर्चे के खिलाफ असली लड़ाई सतीशन ने जमीन पर लड़ी, इसलिए मुख्यमंत्री बनने का पहला हक भी उन्हीं का है। तो वहीं केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी की पहली पसंद बताए जा रहे हैं। सर, फैसला कब होगा? इतने दिन बीत गए, क्यों मुख्यमंत्री नहीं चुना जा पा रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री चुना नहीं जाएगा। अभी मामला आज और भी बड़ा कठिन हो गया। हम लोग कैपिटल टीवी पे लगातार कह रहे हैं कि जनता वहां सतीशन साहब को बनाना चाह रही है। वहां के संगठन, वहां के लोग, वहां के स्थानीय लीडर वो ये कह रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि जो टिकट बंटवारे में केसी वेणुगोपाल की चल गई और उनके साथ ज्यादा विधायक हैं, और इधर राहुल गांधी केसी वेणुगोपाल को बनाना चाहते हैं। लेकिन आज मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया कि चूंकि पार्टी टूटने वाली है, तो भाई बहन ने खेल खेला। प्रियंका वाड्रा के हवाले से खबर आ रही है कि उन्होंने सतीशन साहब का नाम प्रपोज किया है, वो उनके साथ खड़ी है। मतलब भाई केसी वेणुगोपाल के साथ और बहन सतीशन के साथ। ये ठीक वैसा ही है। सिद्धरमैया के साथ राहुल गांधी
और डीके शिव कुमार के साथ प्रियंका वाड्रा। ये खेल है, ये खेल है, दोनों को लटका दिया जाएगा। प्रियंका वाड्रा इमोशनल टॉक जैसे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गहलोत साहब के साथ, और प्रियंका वाड्रा सचिन पायलट के साथ। सचिन पायलट जब भी विद्रोह करते थे तो प्रियंका वाड्रा आकर के समझा देती थी। तो ये कांग्रेस पार्टी में ये जो कुचक्र है ये अभी चलता रहेगा। और अब केसी वेणुगोपाल बनेंगे और ये सतीशन साहब सचिन पायलट की तरह, ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह और डीके शिव कुमार की तरह 5 साल तक वो उपद्रव क्रिएट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।